तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो ऑल चैप्टर से जो हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चल रहा था, तो उसका सीरीज नंबर 2 है, यानी कि पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। 1 से 15 तक सब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है और आज से हम लोग 16वां नंबर से शुरुआत करेंगे। और जो भी बता रहा हूँ इसको कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बताऊँगा, आप उस एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या सकते हैं, जी हाँ। मैं कुछ उस टाइप से आपको बताऊंगा कि 1 से आप 4 बना लोगे। और एक बात और बता दूं, इसका अगर पीडीएफ भी लेना चाहते हैं ना, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यह समझिए, सीमांत जो उपयोगिता है ना, अगर आप चाहेंगे कि चलो थोड़ा मोड़ा याद करके इसका आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका ये गलतफहमी है। जी हाँ, आपका गलतफहमी है, क्योंकि अगर सीमांत उपयोगिता अगर आप अच्छी तरीक़ा से नहीं समझेंगे ना, तो हर एक इकोनॉमिक्स में हर एक मोड़ में आपको इससे डर लगेगा, यानी एक चुड़ैल की तरह हो जाएगा, मतलब डरेंगे इससे आप, ठीक है। आप बोलिए क्यों? तो सीमांत जो उपयोगिता है ना, इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका भूमिका है। हर एक चीज़ में आपको समझने के लिए सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ता है, जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। और इसके बारे में मैं कुछ इस टाइप से बताऊंगा कि 100% 100% आपको याद हो जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के इसको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप यह समझिए, इसमें बोला जा रहा है क्या, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। पहले आप चलिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि है क्या। देखिए, इसमें बोला जा रहा है क्या, किसी वस्तु एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। इसका सीमांत उपयोगिता का कुछ फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। सीमांत उपयोगिता यानी एन भी इकाई, एन की जो संख्या है उसको इकाई बोलेंगे, और बराबर कुल उपयोगिता, और n-1 कुल उपयोगिता, मतलब n से -1 कर देना है। इसका फॉर्मूला अगर याद रखने का, बाकी चीज़ समझ में नहीं आया ना, तो ये जो फॉर्मूला है इसका, ये वाला, इसको याद ज़रूर रखना 100%, इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो किताबी लाइन से आपको कुछ समझ में आया? जी नहीं, आप, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आया। तो देखिए, समझाने के लिए बेसिक तरीका क्या है, जैसे आपने मार्केट गया है, ठीक है, कहाँ गए, मेला गए, आपने क्या किया, जिलेबी खाए, जिलेबी लिए, ठीक है। आपने क्या लिए, जिलेबी लिए, आप उस जिलेबी को खा लिए, ठीक है। उसमें क्या आया, आपको संतुष्ट नहीं आया, नहीं मिला आपको, तो आपने क्या किया, फिर से एक और जिलेबी खा लिया, इसमें भी आपको संतुष्ट नहीं मिला, ठीक है। फिर और आप एक और जिलेबी लेके आ गए। पहले तो आप यह समझिए, ये जो सीमांत जो है ना, सीमांत क्या होता है, एक सीमा होता है। जैसे कि बोलते हैं कि थोड़ा सीमा में रहो, बोलते हैं ना कि एक हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बिहार का या बंगाल का, यानी कि एक सीमा होता है ना, जो आखिरी, ठीक है, जो आखिरी जो उसका पॉइंट होता है, मतलब सीमा आखिरी, तो उसी को बोलते हैं सीमांत। सीमांत उसी का ही वर्ड से लिया गया है, ऐसे ही कुछ समझिए। तो देखिए, तो आपने फर्स्ट क्या किया, जिलेबी खाए, ठीक है। तो पहले आप जो मेला जो गए, तो आपको बहुत उत्सुकता था दिल में कि यार जलेबी खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, आप ऐसे बोलेंगे। तो आपने एक खाया, संतुष्टि भरपूर मिला, यानी कि बहुत मज़ा आया। उसके बाद आपने बोला कि नहीं यार, पूरी तरीक़ा से मज़ा नहीं आया है, और मैं खा लेता हूँ। तो आपने फिर एक जलेबी उठाए और फिर खा लिए। तो इसमें भी आप बोले कि नहीं, अभी भी मज़ा नहीं आया, और खिलाओ। तो आप फिर उठा के फिर तीसरा खा लिए। तो ये जो आप जो तीसरा जो खाए ना, ठीक है, तो पहले में मान लीजिए आप संतुष्टि को, संख्या को क्या बोलते हैं, यूनिट से बोलते हैं, ठीक है, यूनिट से बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूनिट से, या संतुष्टि बोलो या फिर यूनिट से बोलो। आप उसको किताबी भाषा में यूनिट से नाम है, लेकिन अपनी भाषा में समझाने की बात कर रहे थे। तो संतुष्टि, तो सबसे ज़्यादा अगर संतुष्टि की बात करें, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस वाले जिलेबी में आया, पहला वाले, तीसरा वाले में, या फिर दूसरा, या फिर पहला में। तो आप सब बताएंगे कि जो पहले बार जो खाए, जो भी चीज़ पहले खाते हैं तो उसमें मज़ा आता है, लेकिन एक ही चीज़ बार बार यूज करने पर उसको मज़ा धीरे धीरे घट जाता है। यानी कि पहले बार में मान लीजिए संतुष्टि की संख्या मान लीजिए 10 आया था, तो दूसरा बार में 9 आएगा, और तीसरा जो खाया उसमें 8 आ जाएगा, ठीक है। यही होता है सीमांत उपयोगिता, यानी कि लास्ट सीमा। तो देखिए, जैसे कि आपने एक मार्केट में जैसे कोई नया गाना आया, तो अब जैसे गाना आया ना, तो पहले बहुत चलता है, रनिंग में चलता है, धीरे धीरे उसका ग्राफ डाउन होता है। क्यों होता है डाउन? यानी कि लोगों को आदत पड़ जाता है और सुनने का मन नहीं करता, धीरे धीरे उसका आदत घट जाता है। उसी तरीके सेम टू सेम जिलेबी में, ज़्यादा इसमें बताने का है नहीं ज़रूरत, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार है, छोटे बच्चे तो है नहीं।
तो इसी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, यानी कि सीमांत यानी कि आखिरी वाला। तो सीमांत पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, यानी लास्ट में जो आखिरी मिला तो सीमांत उपयोगिता जो मिला तो उसका संख्या क्या आया, 8 आया। और कुल उपयोगिता मतलब अगर बात करें कुल उपयोगिता तो कुल मतलब क्या होता है, टोटल। तो टोटल में बोला जा रहा है कि टोटल जोड़ने के लिए जैसे कि पहला में खाए 10, पहले दूसरा में 9 और तीसरा में 8, तो सबको जोड़ेंगे। जैसे कि 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 और 9 कितना हो गया, 27। जी हाँ 27 हो जाएगा। तो 27 जो हो गया ना, तो यही हो गया 27 जो हुआ तो यही हो गया कुल उपयोगिता। इसको ध्यान से समझ लेना, नहीं तो आपको आगे बहुत सारा दिक्कत होगा। तो कितना आ गया 27, जो 27 जो आया संतुष्टि की जो संख्या यानी कि यूनिट्स, तो यही इसी को बोलते हैं कुल उपयोगिता। ठीक है, तो उदाहरण से जैसे कि मैं इसमें जो लिखा था उससे आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश किया आप लोग को समझाने के लिए। और थोड़ा सा इसमें ग्राफ भी है, ठीक है, इसको देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये सब, और 5 नंबर 3 नंबर का रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए इसमें भी वही बात बताया गया है, यानी कि अगर वस्तु की संख्या बोले, एक सेकेंड पहले इसको लॉक करने दीजिए मुझे, ठीक है। जैसे अगर वस्तु की संख्या बोले तो, और ये TU क्या है, TU हो गया टोटल, जैसे कि ये हो गया ना कुल उपयोगिता, ठीक है। और ये MU जो है ना ये हो गया सीमांत उपयोगिता। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि जैसे पहले मतलब ये जो नंबर है, नंबर कुछ नहीं है, ठीक है, नंबर तो है ही नहीं कुछ, ऐसे समझिए। जैसे कि पहले आप गए 1 नंबर में, जैसे कि मान लीजिए गेम मेला, तो आपने क्या किया, सब जो जलेबी जो का संख्या जो आप बढ़ाते गए तो उसमें आप लास्ट में कितना मतलब आखिरी वाले जो जलेबी खाए उसमें मिला आपको कितना, 20 मतलब यूटिल से मिले, ठीक है। तो अगर सबको जोड़े तो उसमें 20 ही आएगा, यानी कि पहला बार जो है ना दोनों बराबर रहेगा, यानी कि एक जलेबी जिसे खाए उसमें अगर मुझे 10 संतुष्टि मिलता है, यानी 10 यूटिल से मिलता है, तो सीमांत भी 10 ही आएगा। लेकिन अगर कुल उपयोगिता का जोड़ दे, टोटल कर दे, तो उसका भी आंसर 10 ही आएगा। लेकिन दूसरा अगर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे क्या, अब चलिए 36 मैंने खा लिया जलेबी, अब जैसे 36 खाए ना तो धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता क्या बोले आपको, जैसे कि 1 से 2 मतलब कि जैसे कि 3 से 2, 2 से 1 होता है ना, ऐसे। तो उसी तरीक़ा से जैसे मैंने 36 खाया तो 36 में क्या हो गया, आखिरी यानी सीमांत उपयोगिता ना, उसका संख्या घटते आखिर कहाँ गया, 16 आ गया। तो यही बोला जा रहा है। और दूसरा 46 जब खाए, 46 में थोड़ा और उससे भी कम हो गया, यानी ज़्यादा जलेबी खाते गए और संतुष्टि की संख्या कम होते गए, तो उसमें आ गया मेरा 10, उसका आंसर हो गया यूटिल से आ गया। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरा पेट पूरी तरीक़े से भर चुका था, जो कि मैंने 50 खाए, ठीक है। तो 50 खाए तो उसमें संख्या कितना आ गया, 4 आ गया। और फिर नहीं मान गया और 4 खा लिए, मतलब 50 फिर खा लिए, तो उसमें आ गया अब 0, मतलब अब कुछ है ही नहीं उसमें इंटरेस्ट मेरा। और उससे हुजती करके थोड़ा बोले चलो और थोड़ा खा लेते हैं, तो पूरा तो खा नहीं सके, लेकिन 44 तक जाते जाते मेरा संख्या और मतलब कि मतलब उल्टी आने लगा, यानी कि अब उल्टी करने का मन करे, यानी कि अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा, और ऐसा लग रहा है कि बेकार खा ले, इसको नहीं खाना बेहतर था। इसी में आ गया माइनस में, यानी कि अब बर्बाद हो गया। तो और इसका मैं ग्राफ बताऊं तो ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ देख लीजिए। तो ये हो गया MU का, यानी मार्जिनिंग, ठीक है, सॉरी मार्जिन नहीं, सीमांत, मार्जिन तो होगा ही, और सीमांत उपयोगिता ये हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ दर्शाए गए हैं, जैसे ये नंबर है ना, ये नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे है। और इसमें बोला जा रहा है क्या, जैसे मुझे कितना, जैसे मैंने बोलेगा, जैसे कि आपको बोल दे कि 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर से देखिए, यहाँ से 1 से देखिए कहाँ तक, 20 तक, यहाँ ले लिए पॉइंट, इसका पॉइंट यहाँ बनेगा 1 से, ठीक है, यहाँ बन गया। और दूसरा में कितना, 36 से कितना बोला जा रहा है, मतलब कि 2 नंबर से कितना, 2 नंबर से मुझे 16 चाहिए, सॉरी 1 सेकंड मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है। मतलब हमें MU निकालना है ना, MU, इसको तो नहीं निकालना, MU निकालना है। तो नंबर दर्शा दिए, उसके बाद 1 नंबर से मुझे कहाँ तक जाना है, पहले 20 तक ये पॉइंट है, टॉप व्यू तक। उसके बाद दूसरा नंबर में कहाँ तक बोले, 16 तक, मतलब कि ये रहा 16 तक, ठीक है। और तीसरा में कितना, 10 चला गया, तो तीसरा में ये रहा 10, यानी कि 12 से थोड़ा सा नीचे। और इसी तरीक़ा से छठा गए, और जैसे 6वां में आए, 6वां नंबर में, तो इसमें MU की संख्या माइनस में चला गया, माइनस कितना चला गया, ये माइनस जो रहा 6, तो इसका संख्या देखिए यहाँ आ गया, तो इसका संख्या धीरे धीरे घट गया। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेंगे। इसका फॉर्मूला का भी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा निकाल के बता दिया, जैसे कि आपको बता दें, ये जो है ना मार्जिनिंग, ठीक है, कुल उपयोगिता का जो फॉर्मूला है,
सीमांत उपयोगिता का जो फार्मूला है, अगर इसको मतलब ढक देगा, ठीक है, इसको ढक देगा अगर कोई, तो अगर इसका फार्मूला निकालने के लिए बोलेगा तो ये जो नंबर है ना, बोलेगा कितना नंबर का तालिका दिया रहेगा, तो आपने जैसे डाल दिए कितना नंबर का, जैसे आपको 4 नंबर का निकालने के लिए बोल देगा, तो आप यहाँ जो MU यहाँ क्या करेंगे 4 दे देंगे, ठीक है, बराबर देंगे, और ये TUN यहाँ पे दे देना 4, ठीक है, 4 में फिर TUN माइनस, मतलब फिर 4 देके 1 कर देना माइनस। तो जैसा कि फार्मूला उसी तरह इसको बैठा देना, जो TU इसमें घटा TU जैसे कि 4 दे दिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही समझाते हैं आपको, ठीक है, जैसे कि 3 दे दिए, तीसरा नंबर का बोल दिया तो आप TU 3 दे दिए, उसके बाद फिर TU 2 दे दिए। TU 2 देने का माने क्या होगा, जैसे TU जो 3 में 1 जो माइनस करे तो कितना बचा, 2 बच गया ना, तो यहाँ आ गया क्या TU 3 माइनस TU 2। तो अब देखिए TU 3 क्या है, तीसरा नंबर वाला TU 3 कितना है 46, और TU 2 कितना है 36। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो 10 आ गया ना, तो ये रहा 10। तीसरा नंबर का पूछा जा रहा था, तो तीसरा नंबर का आ गया 10, ठीक है, समझ में आया, तीसरा नंबर का 10 आ गया। अगर इसको ढक देगा तो ऐसे ही निकालना है आपको। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। चलिए, और ये हो गया कुल उपयोगिता होती सीमांत उपयोगिता, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं 17 नंबर में। इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि पूरक वस्तु और स्थानांतरण वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो मुझे पता है आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले उसके लिए समझने के लिए अगर आप लोग बोलेंगे ना कि जल्दी जल्दी बताते जाओ, तो मैं वो भी बताने जानता हूँ, ठीक है, उसमें मुझे आसानी होता है कि पढ़ते जाओ और बताते जाओ, लेकिन थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप समझ लेंगे एक बार तो आप भूलने का कोई चांस ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब बहुत सारा विषय भूल जाएंगे, एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो पूरक वस्तु पहले समझिए, पूरक वस्तु क्या होता है। तो पूरक वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जैसे कि पेट्रोल के बिना, ठीक है, पेट्रोल के बिना क्या गाड़ी, पेट्रोल के बिना मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के बिना पेट्रोल। अब ऐसे समझिए कि जैसे कि अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो क्या गाड़ी चल पाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर गाड़ी रहेगी डीजल नहीं रहेगा तो नहीं चलेगी, या डीजल रहेगा गाड़ी नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, फ़ायदा नहीं होगा उससे। ऐसे वस्तु आपको ढूंढना है कि उसके बिना अधूरा, यानी कि चाय बना रहे हैं, अगर चाय में अगर चीनी न डालें तो चाय बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। उसी तरह ये हो गया पूरक वस्तु, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरा। जैसे कि आपने एक जोड़ी चप्पल खरीदे, अगर एक चप्पल खो गया तो दूसरा चप्पल कोई काम करेगा नहीं, बिल्कुल काम का नहीं रहेगा। अगर दूसरा भी बचा रहेगा, तीसरा मतलब कि पहला ख़त्म हो जाएगा तो फिर भी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे ही वस्तु को पूरक वस्तु कहते हैं कि एक दूसरे के बिना अधूरा। जैसे कि आप समझते हैं, जैसे कि कोई मूवी देखते हैं तो उसमें अगर हीरोइन नहीं रहेगा तो हीरो का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अगर हीरोइन ही नहीं रहेगा तो हीरो का कोई काम नहीं, अगर हीरो रहेगा हीरोइन नहीं रहेगा उसका भी कोई काम नहीं। मतलब ऐसे ही कुछ होता है कि पूरक वस्तु हो गया। तो और दूसरा रहा आपको स्थानांतरण में इसका स्थानांतरण वस्तु क्या होता है। देखिए, स्थानांतरण वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं कि एक वस्तु के बदले, ठीक, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को यूज में लाया जा सकता है। आप बोलिए कैसे। जैसे कि मेरे पास एक घोड़ा है और एक गधा है, समझिए बात को, वैसे है नहीं, समझिए आपको। अगर बाय चांस, ठीक है, बाय चांस मेरा गधा, ठीक है, किसी दिन कोई उसका बीमार पड़ गया तो मुझे जाना ज़रूरी है, तो गधा के बदले मैं घोड़े में सवार होकर जा सकता हूँ, या फिर घोड़े के बदले मैं गधा में सवार होकर जा सकता हूँ, यानी कि उसके जगह दूसरा यूज मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाय बना रहा, सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होता है चाय के लिए। जैसे चाय मैं पीता हूँ, ठीक है, मान लीजिए, तो अगर किसी दिन चाय नहीं मिला तो उसके बदले मैं क्या यूज कर सकता हूँ, जैसे कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी यूज मैं कर सकता हूँ। तो इसी को कहते हैं स्थानांतरण वस्तु, यानी कि एक के बदले दूसरे को यूज में काम चला सकते हैं। ऐसे ही वस्तु को स्थानांतरण वस्तु कहते हैं। जैसे कि दुकान गए स्प्राइट पीने के लिए, वहाँ मुझे स्प्राइट नहीं मिला, लेकिन क्या मिला मुझे, क्या बोलते हैं उसको, जैसे माजा फ्रूटी मिल गया तो मैं उसको पी लिया। मतलब दोनों में मज़ा आता है, लेकिन जो मेरा फेवरेट था वो नहीं मिला, लेकिन काम चलाने के लिए मैं दूसरा का भी यूज कर सकता हूँ, वो भी चल गया। तो ऐसे ही वस्तु को स्थानांतरण वस्तु कहते हैं। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि पूरक वस्तु और स्थानांतरण वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, अंतर आप स्पष्ट आराम से कर सकते हैं बिना बताए। चलिए मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा।
पूरक वस्तु वो वस्तु होती है जो किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ ही प्रयोग की जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे स्कूटर पेट्रोल पूरक वस्तुओं की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्राओं के विपरीत संबंध होता है। स्कूटर की कीमत में तीव्र वृद्धि होने से स्कूटर की पूरक वस्तु पेट्रोल की भी मांग विपरीत प्रभाव पड़ता है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थानांतरण वस्तु, अब देखिए स्थानांतरण वस्तु वे वस्तु होते हैं, मतलब वे वस्तु हैं जो एक दूसरे के बदले ही उद्देश्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय, कॉफी आदि। ऐसे ही वस्तुओं के जब एक वस्तु की कीमत वृद्धि होती है तब अन्य बातों की समान रहने पर स्थानांतरण वस्तु कहते हैं। ठीक है, वही पूरक वस्तु हो गया। जैसे कि अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा तो स्कूटर का क्या होगा, मांग घट जाएगा ना, क्यों, पेट्रोल से ही चलता है ना डीजल गाड़ी। तो ऐसे ही हो गया पूरक और स्थानांतरण वस्तु, आप समझ गए हैं। चलिए अब देखते हैं उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन ऐसे, आप ये जानते हैं फलन किसको कहते हैं। फलन यानी कि फलना फूलना, उत्पादन यानी कि तैयारी करना, उत्पाद करना। जैसे कि मैंने मकई लगाया, उससे जो होगा तो हो गया उत्पाद। आप ऐसे समझिए, उत्पादन फलन ऐसे वस्तु को कहते हैं। जैसे कि एक खेत लिए, ठीक है, खेत में टाइम भी लगेगा, एक सीमित टाइम भी रहेगा उसमें, और जो उसमें श्रम भी लगेगा यानी मजदूर, पैसा, पूंजी, खेत, मतलब सब चीज़ रहेगा। उत्पादन फलन क्या रहेगा, मतलब उसको उपजाना ही उत्पादन फलन कहते हैं। जैसे आपको पढ़ के आपको बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उत्पादनों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंधों को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बात बताता है कि समय की एक निश्चित, भाई समय तो चाहिए ना, समय के एक निश्चित उत्पादनों के विपरीत परिवर्तन के उत्पादन आकार के किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। उत्पादन केवल भौतिक मात्राओं के संबंध पर आधारित है और इसमें मूल्यों की समावेश नहीं होता। उत्पादन का फलन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। और उत्पादन का जो फलन है, उत्पादन, तो इसमें दो तरीका का फलन होता है, एक दीर्घकालीन और एक है अल्पकालीन। अल्पकालीन में होता ये तो अल्पकालीन में होता ये कि जैसे कि मैंने एक खेत लगाया, ठीक है, खेत में जैसे मुझे मजदूर सब लगा दिए, तो इसमें मुझे अब क्या ज़रूरत है, अब मजदूर का ज़रूरत नहीं है, उसमें मैं ट्रैक्टर लगा सकता हूँ। किसमें, अल्पकालीन में। जो इसका उत्पादन फलन का दो होते हैं इसका नियम, ठीक है, एक दीर्घकालीन, एक होता है अल्पकालीन। तो अल्पकालीन में ये होगा कि मैं मजदूर के बदले ट्रैक्टर में यूज ला सकता हूँ, और लेकिन दीर्घकालीन में ट्रैक्टर के बदले कुछ भी नहीं, जो है उसी में करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं खेत में मशीन से पानी पटा रहा हूँ तो उसमें मैं मोटर यूज़ कर सकता हूँ, ये अल्पकालीन में, यानी कि चेंजिंग कर सकते हैं टाइमिंग में और जो कारोबार में, लेकिन दीर्घकालीन में इसमें चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी का ही हिस्सा है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है इसमें। अगर कहीं भी कुछ भी अगर मिस्टेक भी कुछ भी होता है ना, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, मैं उसको सुधार करूँगा और अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकता है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगा मेरी तरफ से, गलती कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 19 नंबर में बोला जा रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित करें। वक्र को परिभाषित करना पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। देखिए उत्पादन संभावना वक्र के इस विश्लेषण पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधन सीमित है। अर्थव्यवस्था के साधन क्या है, सीमित, मतलब निमिट है, किंतु उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के असीमित है। मतलब उत्पादित जो खेत है मेरा, ठीक है, जो मेरा खेत है वो तो सीमित है, उसको नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो वस्तु की मतलब कि जाने वाली उत्पादित की जाने वाली वस्तु जो उपजाएंगे जो वस्तु, उसका सीमित नहीं, वो असीमित है, उसको कोई टाइम नहीं है, मतलब खेत उतना ही है, और उसका जो उपजाने का जो तरीका है वो उसमें कोई बंधा हुआ नहीं है। तो अर्थव्यवस्था को साथ ही दोनों वैकल्पिक उद्योगों के बीच चुनाव करना पड़ता है। इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन के अनेक विकल्प अर्थव्यवस्था के सामने आते हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादन की संभावना कहते हैं। इस उत्पादन संभावना को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित की जा सकते हैं। द्वारा वाली रेखा की उत्पादन की संभावना वक्र कहते हैं। तो चित्र द्वारा, तो देख लेते हैं इसका चित्र, ठीक है, कितना 19 नंबर में है। चलिए अब 20वां नंबर देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, उत्पादन संभावना वक्र की सामान्यताओं बताइए। ठीक है, सामान्यताओं को बताना है।
तो उत्पादन संभावना वक्र की निम्न मान्यताओं पर आधारित है। जैसे 1 नंबर में देखिए, उत्पादन साधनों का स्थिर मात्रा, क्या बोला जा रहा है, उत्पादन साधनों का स्थिर मात्रा, और जैसे उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल योग। चलिए इसका भी देख लेते हैं, इसका भी ग्राफ, इसको भी अच्छी तरीके से समझिए। इसका ग्राफ डायरेक्ट समझिए यहाँ से कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं को बताइए। ठीक है, तो इसका ग्राफ से डायरेक्ट समझते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, एक मान लीजिए आप, मेरे पास क्या है, एक खेत है। ठीक है, ऐसे समझिए, मेरे पास एक खेत है, तो खेत है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पूरे के पूरे हम पहले क्या उपजाते थे, चावल उपजाते थे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ी सी जगह होनी चाहिए मुझे क्या करने के लिए, कारोबार करने के लिए, मकान की घर। तो ध्यान रहे, जगह मुझे मेरी इतना ही है, मतलब इससे बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ग्राउंड से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें मैं जो चाहूँ इसमें कर सकता हूँ। लेकिन वस्तु 2 ही होना चाहिए इसमें, या इसको बढ़ाओ चाहे इसको बढ़ाओ, चाहे इसको बढ़ाओ, मतलब उतना ही रहे। इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, मकान घटेगा। तो यही इसमें फार्मूला लगाए गए हैं। जैसे कि ए में अगर देखा जाए तो ये तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि चावल मैंने 0 लगा दें, ये जो खेत था मेरा, तो इसमें मैंने क्या 0 चावल कर दिए, तो मकान की संख्या कितना हो जाएगा, पूरी की पूरी 30 मेरे मकान बन जाएगा, मतलब 30 मकान का बिल्डिंग बन जाएगा। अगर दूसरा में देखिए बी नंबर में, तो मैंने अब क्या किया, यहाँ पर क्या कर दिया कि मैंने 1 लगा दिया खेती। ठीक है, चावल का पौधा मान लीजिए आप, तो इसमें मेरा अब क्या घट के आ जाएगा, क्योंकि चावल भी लगाया ना, तो घट के संख्या मेरा कितना आ गया, जैसे 1 कुंटल मेरा चावल उपजा रहे हैं, तो इसका संख्या हो गया मेरा 28 मकान अब हो गया। इसी तरीक़ा से सी नंबर में देखेंगे, सी में तो मैंने क्या कर दिया, 2 क्विंटल मैंने चावल इसे उपजा दिया, तो इसका संख्या हो गया 24। मतलब ये बढ़ेगा तो वो घटेगा ना भाई, जगह तो उतना ही है। मान लीजिए 1 बीघा तो मेरा 1 ही बीघा है ना, कोई एक्स्ट्रा तो ज़मीन तो ला नहीं रहे हैं। इसमें अगर चावल लगाएंगे तो मकान घटेगा, मकान बढ़ाएंगे तो चावल घटेगा। बस उसी तरीक़ा से ये रहा चावल का ही, और ये रहा मकान का। चावल आगे एक समय में 4 कर दिए तो मकान आ गया 10, और एक समय ऐसा कर दिए कि चावल ज़्यादा कर दिया और मकान हो गया 0, फिर से वही वाला कारोबार आ गया ना। यानी कि 0 चावल था, 30 था ये, और जब इसको चावल बढ़ाए तो मकान हो गया 0। तो इसको ग्राफ द्वारा दर्शाए गए हैं। जैसे कि ये रहा मेरा मकान का, जैसे कि मकान, ये मान लीजिए मकान का संख्या है, और ये चावल है। तो देखिए ग्राफ में रखे तो ग्राफ इसका ऐसे ही बिल्कुल गोल आएगा ग्राफ। ठीक है, तो जैसे 1 में रखें, यहाँ से क्या 0, पहले 0 से कहाँ जाएगा, मेरा मकान का जाएगा 30 में, टॉप व्यू तक 30 जाएगा। अगर एक क्विंटल चावल उपजाए 1 क्विंटल, तो ये चला जाएगा मेरा 28 में। कहाँ चला जाएगा, 28 में। तो ये रहा 28 में। इसी तरीक़ा से करते करते अगर आप देखोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये है ना चावल की संख्या, ठीक है, चावल की संख्या कितना आ जाएगा 5, लेकिन मकान की संख्या क्या आ जाएगा 0। तो ये रहा 0, ये रहा लाइन में। इसी तरह का जब आप इसको देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ नज़र आएगा। चलिए ये तो समझ में आ गया, स्थिर तकनीकी रहता है। लेकिन और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें लेकिन तकनीकी स्थिर रहता है और 2 वस्तु होता है। मतलब इसका जो तकनीकी जो मकान जो बनाएंगे, कुछ भी कारोबार करेंगे, इसका जो तकनीकी जो रहता है, इसका कारोबार बिल्कुल सेम रहता है। और श्रम, मजदूर, जो पूंजी वूंजी जो भी रहता है, ये सब ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन तकनीकी भी बिल्कुल स्थिर रहता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता इस तकनीकी में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है। और 2 वस्तु होता है केवल। ठीक है, चलिए और 21 नंबर में देखते हैं आप। 21 नंबर में बोला जा रहा है कि उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो उत्तर देखते हैं पहले। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों पर होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य मापने, व्यय का अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने, और जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। यह उपभोक्ता उस समय से संतुलित अवस्था में होता है जब समझते हुए इस प्रकार, जब कोई उपभोक्ता अपने व्यय करने का वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है, तब वह संतुलन की आवश्यकता में कहा जाता है। मतलब देखिए जो उपभोक्ता संतुलन है, तो इसका माने होता है कि मतलब अगर अपनी भाषा में आपको समझाऊं तो मतलब जो कस्टमर जो होता है, जो हम लोग जो उपभोक्ता है ना, कोई भी चीज़ अगर हम लोग काम करते हैं, कोई चावल खरीदते हैं, कोई ये हो गया उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये जो उपभोक्ता जो है ना, तो उपभोक्ता जब पैसा जब कोई चीज़ में लगाता है, जैसे कि मैंने एक फ़ोन खरीदा S24 या अल्ट्रा मान लीजिए, ठीक है,
तो जैसे खरीदे तो उसमें मेरा संतुष्टि, मेरा आखिरी इच्छा है क्या वो फ़ोन खरीदूँ। तो उसको खरीदने के बाद मुझे जो संतुष्टि मिल जाएगा ना, तो यही उपभोक्ता का संतुलन कहलाता है। संतुलन मतलब क्या होता है? संतुष्टि, ठीक है, मतलब आखिरी उसका संतुष्ट मिला। उसी प्रकार जैसे कि मैंने अब मुझे साइकिल चाहिए, ठीक है, साइकिल से मुझे सेटिस्फाई हो गया, यानी कि अब मुझे साइकिल मुझे पसंद आ गया, इससे और नहीं चाहिए मुझे साइकिल, तो ये हो गया उपभोक्ता का संतुलन। बस इतना ही सा फंडा है और इतना से बहुत ज़्यादा बातें लिख दिया है। लेकिन अगर आप अपने से सोचोगे तो बस छोटी सी बात है, जो कस्टमर को जो यानी कि जो उपभोक्ता को जो संतुलन मिलेगा, जो चीज़ खरीद के मतलब बस और नहीं चाहिए मुझे, तो बस उसी में हो जाएगा उपभोक्ता का संतुलन। तो ये होता है इसमें। और बोला जा रहा है क्या, मूल्य घटने पर बजट रेखा किस ओर बढ़ेगी। आप पहले ये समझिए, मूल्य घटने से बजट रेखा किस ओर बढ़ेगी। अगर कोई चीज़ का मूल्य घटेगा तो आप बताइए उसका कस्टमर जो उसका लेने वाला जो उपभोक्ता है, ठीक है, वो क्या करेगा? ज़्यादा लेगा। मूल्य का रेट घटने से क्या होगा? मतलब मूल्य की रेट घटने से वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। तो चलिए इसी को हम पहले इसको समझाते देखते हैं, पहले इस तरीक़ा से फिर मैं समझाऊंगा। इसमें बोला जा रहा है क्या, मूल्य घटने पर बजट रेखा अविरतित, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि उपभोक्ता का वास्तविक क्रय उसकी आय तथा उपभोग की वस्तुओं पर निर्भर करता है। मतलब उसकी क्या आय है और उसका वस्तु कौन सी है उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार आय तथा उपभोग की वस्तुओं के मूल्य उपभोक्ता के लिए उपभोग का सीमा निर्धारित रहती है, चित्र से स्पष्ट किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें ग्राफ में क्या बता रहा है। जैसे कि मेरे पास जैसे इसमें समझिए आप, ठीक है, इसमें समझने वाली बात ये है कि मेरे पास कितना है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है। कितना 100 रुपया है? मेरे पास ओनली 100 रुपया है। मेरे आय के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास 10,000 कमाने का रहेगा तो मैं 10,000 की चीज़ को खरीदूँगा। लेकिन चलिए मैं 100 रुपया मानता हूँ, ठीक है। जैसे 100 रुपया है तो 100 रुपया लेके गए मार्केट, 2 वस्तु हैं। एक वस्तु में क्या है कि मुझे एक वस्तु का कीमत ज़्यादा है, एक वस्तु का कम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ये भी गुड्स हो गया, ये भी गुड्स हो गया। ये जो नंबर है दिया गया ना, ये नंबर हो गया मतलब माल का, ठीक है, जो वस्तु का है। तो मैंने गया तो मुझे एक लैपटॉप का कीमत, ठीक है, और एक इसको आप ऐसे समझिए, ये रहेगा क्या, मोबाइल, और इसको कर देते हैं लैपटॉप, ठीक है, ये सही रहेगा। तो देखिए जब मैं एक लैपटॉप जो खरीदे, ठीक है, 2 वस्तु, ये 100 रुपया में जो 2 वस्तु चीज़ें चाहिए था, तो मुझे एक लैपटॉप मिल रहा था, लेकिन मेरा मोबाइल कितना मिल रहा था? मुझे 8 मिल रहा था। मोबाइल की संख्या कितना था? 8, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि वही 100 रुपया में मैंने 2 लैपटॉप ले लिया। तो जब 2 लैपटॉप जब ले लिए तो उसमें मोबाइल की संख्या जो है ना वो घट के 6 आ गया। क्यों घटा? उसका कारण ये है कि मेरे पास पैसा तो सीमित है, मतलब कि 100 ही रुपया है। वस्तु में मतलब कि जो चीज़ें में उसको अंतर करना है, कम लेना है या फिर ज़्यादा लेना है। तो और जैसे मैंने फिर क्या कर दिया, एक समय में ऐसा हो गया मैंने 4 लैपटॉप ले लिया। जब 4 लैपटॉप लेने के बाद मुझे मोबाइल की जो संख्या मिला वो बिल्कुल कम मिला, जो कि मुझे 2 मिला। मोबाइल कितना मिल गया? 2 मिल गया। लेकिन जब मेरा लैपटॉप की संख्या था उसमें काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 8 मोबाइल मिल रहे थे। मतलब 100 रुपया में चाहे इधर से बढ़ाओ तो ये घटेगा, इसको बढ़ाओ तो ये घटेगा, चाहे इसको बढ़ाओ तो ये घटेगा। सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ। जब इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, जब इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है, मतलब उल्टा काम बढ़ेगा। अगर एक समय फिर ऐसा होता है क्या, इसमें और एक नियम रहता है क्या, जैसे कि ये जो मेरा एक कंप्यूटर मिल रहा था, लैपटॉप मिल रहा था और 8 मोबाइल मिल रहा था, अगर इसी समय लैपटॉप का रेट सही रहता, ठीक है, अगर मोबाइल का रेट बढ़ जाता तो ये जो है ना इसका ग्राफ हट के यहाँ आ जाता, ठीक है, मतलब 6 में आ जाता, जिस हिसाब से होता, या फिर 4 में भी हो सकता है, यानी 2 में भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका रेट बढ़ने से इसका संख्या क्या हो जाए, संख्या में कमी हो जाएगा ना। और लैपटॉप का संख्या बिल्कुल अगर स्थित रहेगा तभी, उसका भी स्थित नहीं रहेगा तो ये इसका भी ऊपर नीचे रहेगा। जैसे कि इसका बिल्कुल फिक्स रहेगा और इसका रेट बढ़ेगा। मतलब अगर आप 8 ले रहे हैं मोबाइल तो इसका जो संख्या पहले जो घट रहा था, मतलब बढ़ रहा, तो वो बढ़ेगा नहीं, 2 ही एक ही रहेगा। मतलब ऐसे समझिए आप, मतलब संख्या अगर एक को फिक्स करने से और दूसरा में उसका या महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, जैसे महंगा हो रहा है तो उसका संख्या कम हो जाएगा, सस्ता हो रहा है तो संख्या बढ़ जाएगा। अगर एक स्थित रहेगा तब, यानी एक बिल्कुल ब्रेक रहेगा तब। अगर दोनों अगर कम बेस हो रहा है यानी 100 रुपया में, तो ये ऊपर जाएगा तो वो नीचे आएगा, ये नीचे जाएगा तो वो ऊपर आएगा। अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आया ना तो मैं
क्या बताऊँ आपको, और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में, अगर नहीं आएगा तो। इसमें बोला जाता है चित्र में, यह चित्र बताती है कि उपभोक्ता अपनी सीमांत आय से मतलब PQRST अथवा एस वस्तु खरीदी सकता है। अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय वस्तु पर खर्च करता है तो 10 इकाई खरीद सकता है। उपभोक्ता अपनी सीमा रेखा या बजट रेखा के बाहर किसी वस्तु का उपभोक्ता नहीं कर सकता। इस प्रकार मूल्य घटने पर बजट रेखा अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं। तो इसमें ही बोला जा रहा है क्या, इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। संपूर्ण आय वस्तु की खर्च करता है 10 इकाई की रेखा की अपरिवर्तित मूल्य रहेगी। इस प्रकार घटने पर बजट रेखा अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो ये रहा, जैसे कि मैंने इसको समझाए, बस मेन अगर आप ग्राफ को समझ लिए तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बनेगा, ठीक है। और चलिए 23वां नंबर देखते हैं। 23वां नंबर में बोला जा रहा है क्या, उपभोक्ता की मांग वक्र शिफ्ट करता है, उपभोक्ता का मांग वक्र शिफ्ट करता है। तो पहले इसको पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ। उपभोक्ता मांग वक्र जब शिफ्ट करता है जब मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध बताता है कि इस विपरीत संबंध के कारण उपभोक्ता की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। यह प्रदर्शित करता है कि ऊंची कीमत पर मांगी गई मात्रा कम होगी और एवं कम कीमत पर मांगी गई मात्रा अधिक होगी। मतलब बिल्कुल सही बात। जैसे कि मैंने आईफोन खरीदे, ठीक है, तो आईफोन जो खरीदे मान लीजिए 1.5 लाख का, ठीक है, 1.5 लाख में जो आईफोन खरीदे तो उसकी संख्या कम होगी, 1 हो गई। अगर उसी में अगर मैं एंड्रॉयड खरीद लूँ, ठीक है, 1 लाख का, तो उसमें संख्या क्या हो जाएगा, वस्तु की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अगर 10 फ़ोन आ जाएगा क्या बोलते हैं एंड्रॉयड, और आईफोन आ जाएगा मेरा कितना, 1 ही आएगा। तो मतलब रेट बढ़ने से इसका रेट बढ़ गया ना, रेट ज़्यादा है तभी तो इसमें 1 आया, 1 ही वस्तु आया, 1 ही मोबाइल, और इसका रेट कम है तो 10 आ गया। तो यही बता रहा है, अगर रेट बढ़ जाएगा तो वस्तु की संख्या कम हो जाएगा, अगर रेट घट जाएगा तो वस्तु की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि लोग ज़्यादा लेने लगेंगे। जो लोग एक बाइक से काम चलाते थे, अगर रेट घट जाने के बाद वही लोग अपनी बाइक 1 नहीं 4 रखेंगे। बस इसका मेन फंडा यही है, बाकी कुछ नहीं, शिफ्ट करता है। तो आप ग्राफ में जब देखोगे इसको बनाकर तो बस उसी तरीके से काम करेगा। जैसे इसका कुछ फॉर्मूला है, इसको ध्यान में देख लीजिए। मांग की, ठीक है, मांग की कीमत की लॉज बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है क्या, मांगी गई मात्रा में अनुपातित परिवर्तित और कीमत की अनुपातित की परिवर्तित। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना क्योंकि फॉर्मूला आते हैं एग्जाम में। चलिए, और मांग वक्र की नीचे क्यों गिरता है, मांग जो है वक्र नीचे क्यों गिरता है, ये पूछ रहा आंसर में। तो मांग वक्र को जब रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मांग वक्र कहा जाता है। यह मांग की कीमत एवं मांगी जाने वाली मात्रा के बीच होती है विपरीत संबंध बताता है। इस विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरता है, बाएं से दाएं की ओर गिरता है। यह प्रदर्शित करता है कि ऊंची कीमत पर मांगी गई वस्तुओं की कम से कम होती है, कम कीमत पर मांगी गई मात्रा अधिक होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं मांग की कीमत की लोच परिभाषा। ये जो लोच है ना, ये लोच वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा, इसका भी इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएंगे, ये लिख लो। तो इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट, मैं अगले वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। तो चलिए पहले 25 नंबर इसको देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि मांग की कीमत की लोच की परिभाषा दें। तो मांग की कीमत की लोच की परिभाषा वस्तु की कीमत में होने वाली प्रदर्शित परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, जैसे ये बहुत एडी है ना, एडी इसका शॉर्ट है, एडी हो गया, तो इसको याद रखना ही है हर हाल में। निचला भाग तथा ऊपरी भाग, अगर मैं आपको ऐसे करूं, ठीक है, जैसे कि 15 रुपये में आपको 10 केला मिलते थे, ठीक है, 15 रुपये में आपको 10 केला मिलते थे, और 7 रुपये में आपको 5 जलेबी मिलते हैं। तो ये जो 5 और जो 7 है ना, एक हो जाए P1 P2 हो जाएगा, ठीक है, और ये Q1 में हो जाएगा, ये जो इसका जो अंतर है। तो यही सब होता है, लेकिन इसमें नहीं बता पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें फिर इसका पूरा ही कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, एक वीडियो में संभव नहीं है।
तो इसको फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि उस अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट। तो देखिए 26 नंबर में देखते हैं। 26 नंबर में बोला जा रहा है कि मांग की लोच मापने का कुल व्यय रीति क्या है। तो मांग की लोच मापने का कुल व्यय रीति क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इस रीति प्रतिपादन मार्शल ने किया था, किसने किया था, मार्शल ने किया था। इस रीति यह ज्ञात करता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ है। जैसे कुल व्यय, अगर कुल व्यय की बात करें तो वस्तु की कीमत की x, ठीक है, गुणित वस्तु की मांग। तो इसमें अगर कुल व्यय निकालना है तो वस्तु की कीमत गुना और वस्तु की मांग का इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना ही नहीं है यार आप लोग को, इसे हर बार बताने का क्या ज़रूरत है। और दूसरा है कि मांग की लोच मापने का ज्यामिति या बिंदु रीति क्या है। तो देखिए इस रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कुल परिवर्तन की लागत कहलाती है। जैसे आप देखते हैं कि ये हो गया कुल, इसका छोटा सा फंडा है, इसको याद रख लीजिए, रट सकते तो रट लीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा एक लोच वाला जो मैं एक वीडियो ही लाऊंगा उसमें बताऊंगा, देखिए, लेकिन इसमें ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। श्रेष्ठ वस्तु यानी कि सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में निम्न में अंतर बताए। पहले आप यह समझिए कि सामान्य वस्तु किसे कहते हैं। जो अब मैंने एक, जैसे मान लीजिए कि 20 रुपये किलो चावल है, ठीक है, ये सामान्य वस्तु हो गया। जैसे कि 110 रुपये करके स्प्राइट है, मतलब ऐसे जो चलते फिरते जो हम लोग बाज़ार में जो खाते पीते हैं ये सामान्य वस्तु हो गया, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं। और नॉर्मल जो महंगा वस्तु तो उसका तो बातें छोड़ देते हैं, यानी सामान्य वस्तु की बातें कर रहे हैं। और इसमें एक होता है कि घटिया वस्तु। घटिया वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जो कि ऐसे समझिए, जैसे कि एक होता है 30 रुपये का किलो का गुड़ मिलता है, ठीक है, एक होता है कि 15 रुपये किलो। तो जो 15 रुपये जो सबसे लास्ट वाला जो रेट होता है ना, इसको घटिया वस्तु कहते हैं, यानी कि इसका कीमत भी बहुत कम होता है। तो इसमें अंतर पूछ रहा है, अंतर वही होगा। जैसे कि बात बताए, घटिया वस्तु कौन खरीदेंगे, जब मैं गरीब रहूँगा तभी तो खरीदूंगा, या मेरा आय कम रहेगा तभी खरीदेंगे। जब मेरा आय बढ़ जाएगा ना तो सामान्य वस्तु खरीदेंगे या फिर उससे बढ़िया वस्तु को खरीदेंगे, वो आय पर डिपेंड करता है और अपने पर, ठीक है। चलिए, अगर संतुष्टि मिल रहा है घटिया वस्तु से तो उसमें भी आजकल लोग गुजारा कर लेते हैं। चलिए, श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु ऐसी वस्तु जिनका आय का धनात्मक होता है, यानी धनात्मक होता है, कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है, ठीक है, कीमत ऋणात्मक होता है, अर्थात मांग वक्र बाएं से दाएं की और ऊपर से गिरता है होता है, मतलब हुआ ऊपर से बढ़ता है हुआ होता है। और धनात्मक ढाल वाला आय मांग वक्र बताता है कि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में वृद्धि करती है तथा उनके विपरीत आय की प्रत्येक कमी सामान्य दिशाओं में मांगी गई उत्पन्न करती है। और घटिया, ठीक है, दृष्टि से घटिया वस्तु में क्या होता है कि जिन्हें वस्तु उपभोक्ता 3 दृष्टि से देखता है, आय स्तर और पर्याप्त न होने पर उपभोक्ता करता है, जैसे मोटा अनाज और वनस्पति घी, मोटा कपड़ा आदि। इनका आय मांग वक्र का ऋणात्मक होता है, इसका ऋणात्मक होता है, उसका धनात्मक होता है। किसका, जो सामान्य का। और जो जिसका घटिया होगा उसका तो ऋणात्मक होगा ही। अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होता है, ठीक है, इसका ढाल होता है और अर्थात बाएं से दाएं की नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। और देखिए 29वां नंबर में बोला जा रहा है, 29वां नंबर में बोला जा रहा है मांग क्या है। मांग क्या है भाई, तो सिंपल क्वेश्चन है ना, मांग क्या है, इस निर्धारक तत्वों को बताइए। तो इसको देखिए, मांग अन्य बातों से समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने की इच्छुक तथा योग्य होता है उसे मांगी गई मात्राएं कहते हैं। जैसे कि इच्छुक मतलब क्या होता है, इच्छा, ठीक है। मांग क्या है, इच्छा हो गया ना एक, जैसे खरीदने को इच्छा तथा मतलब जो मैं खरीद रहा हूँ, जैसे मुझे चावल खाना पसंद है तो एक मेरा इच्छा हो गया, जैसे मुझे बर्गर खाना पसंद है ये मेरा इच्छा हो गया। तो इच्छा को ही क्या मांग क्या ये हो गया ना। मांग भाई बोलते हैं ना, जो भोज में होते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई चावल लेके आओ या दाल लेके आओ या रोटी लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, तो मांग होगा यही। तो अपना इच्छा जब तक नहीं होगा तब तक नहीं लेंगे। तो मांगी गई होता है, उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है, उसकी क्या कहते हैं, मांगी गई मात्रा ही कहा जाती है। तो ये सब था कुछ बातें, आप भी अपने से समझ सकते हैं।
चलिए, और इसका मांग के निर्धारित तत्व, इसका तत्व को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, वस्तु की उपयोगिता, आय के स्तर, धन का वितरण, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमतों और स्थानांतरण वस्तु और भविष्य में कीमत परिवर्तन। मतलब अगर आपने क्या क्या कोई सामान खरीद ली, इसमें बोलने का मतलब यही है। इसका भी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बता दूं, जैसे भविष्य में कोई व्यापारी देखता है क्या कि आगे चल के इसका रेट बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ खरीद के स्टॉक कर लेते हैं और उसका अच्छा खासा मुनाफा उठाते हैं। कब उठाते हैं? भविष्य में उठाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बार हल्ला हो गया था क्या है कि नमक भरने वाले, रेट भरने वाले, तो बहुत ही लोगों ने, उपभोक्ताओं ने बहुत सारा नमक खरीद लिए थे, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, और बोल रहे थे कि ये बहुत महंगा होगा, 200-300 किलो मतलब रुपया किलो होगा। तो ये सब लेकिन सरकारी तरीके से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये दुकानदारों ने और व्यापारों ने बनाया था कि जल्दी मेरा माल सप्लाई हो और एक बार ट्राई करें। तो छोड़िए, ज़्यादा उसमें क्या दिमाग लगाना। और 30वां नंबर और आखिरी नंबर में पूछा जा रहा है क्या, बाज़ार मांग क्या है? बाज़ार में जो मांग होता है वो क्या है, बाज़ार को क्या चाहिए, तो यही पूछ रहा है। देखिए, बाज़ार मांग फलन से ज्ञात होता है, यानी फलन से ज्ञात हो। जो आपको सेक्टर पहले बताया, जैसे कि मैंने यहाँ पर खेत लगाए, उसमें जो फलन हुआ, अनाज हुआ, जो भी मैंने चीज़ उसे उपजाई या कुछ भी है, तो ये जो है ना फलन, बाज़ार मांग फलन से ही ज्ञात होता है, यानी उससे ही मिलता है। और किसी वस्तु बाजार मांग अथवा वस्तु की कुल मांग निर्धारित तत्वों से किस प्रकार संबंधित बाजार की फलन की व्यक्तिगत ये मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त निम्न शामिल किया जा सकता है, जैसे जनसंख्या का आकार, आय का वितरण। ठीक है, ये सब हो गया। तो ये 2 ही है, इसको इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। तो भाई आज हम लोग ने इतना ही वीडियो में बता सके थे। ठीक है, और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन, थोड़ी सी भी कुछ भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आप लोग को आंसर देने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो एक मिलते हैं अच्छी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।